कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ठीक। ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। हाँ, तो दोस्तों स्टार्ट हुआ वेव से। वेव को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, एक ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। हमने यहाँ पे बात करी वेव ऑन अ स्ट्रिंग। वेव ऑन अ स्ट्रिंग एक ट्रांसवर्स वेव है, जहाँ पे हमने सबसे पहले साइनसोडियल वेव फंक्शन पढ़ा। एक जनरल साइनसोडियल वेव फंक्शन जो है वो होता है y बराबर a sin ओमेगा t माइनस प्लस के एक्स प्लस फाइव। वहाँ पे के जो है वो है एक वेव नंबर, दैट इज व्हाट 2 पाई बाय लैम्डा। ओमेगा जो है उसको लिख सकता हूँ 2 पाई एफ। अगर आप वेलोसिटी ऑफ वेव निकालना चाहते हैं तो उसको आप लिख सकते हैं माइनस ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ टी डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। मतलब अगर आपके पास एक वेव फंक्शन दिया हुआ है तो उस वेव फंक्शन से आप किसी भी पार्टिकल की इवन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, पोजीशन कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद आए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दैट इज वेलोसिटी ऑफ वेव ऑन अ स्ट्रिंग। वेलोसिटी ऑफ अ वेव ऑन अ स्ट्रिंग होता है स्क्वायर रूट ऑफ टी डिवाइडेड बाय म्यू। म्यू है मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ को आप लिख सकते हैं रो मल्टीप्लाइड बाय एरिया। उसमें एक और बहुत ही फेमस क्वेश्चन देखा कि अगर एक यूनिफॉर्म स्ट्रिंग इस तरीके से हवा में हैंग कर रही है और उसमें अगर आपने एक पल्स जनरेट करी तो उस पल्स का एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है और वो होता है g/2 इन द अपवर्ड डायरेक्शन। बोलो यस और नो। उसके बाद हमने बात करी एनर्जी की। तो एनर्जी में सबसे पहले हमने जनरल एक्सप्रेशन निकाला और वहां पे हमने एक एलिमेंट की काइनेटिक एनर्जी निकाली, जो कि काइनेटिक एनर्जी आ रही थी हाफ dm। dm की वैल्यू म्यू इंटू dx मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का स्क्वायर। उसके बाद हमने देखा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ रही थी हाफ टी dx मल्टीप्लाइड बाय स्लोप dy बाय dx का होल स्क्वायर। ये जो एक्सप्रेशन निकाले ये है जनरल एक्सप्रेशन। जनरल एक्सप्रेशन इज वैलिड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ वेव। ऑल टाइप का मतलब है वेव की शेप, चाहे साइनसोडियल हो, चाहे कुछ और हो, चाहे वो प्रोग्रेसिव वेव हो, चाहे वो स्टैंडिंग वेव हो, हर वेव के लिए वो फॉर्मूला क्या है, वैलिड है। फिर उसके बाद हम लोग शिफ्ट हो गए प्रोग्रेसिव वेव पे। प्रोग्रेसिव वेव में एक और फॉर्मूला हमने देखा कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बराबर होता है माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव मल्टीप्लाइड बाय स्लोप। कभी भी अगर मुझे शेप दी हुई है और मुझसे पूछा जाए बताइए इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, तो उस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जब उस फॉर्मूले का हमने मैनिपुलेशन किया तो हमने देखा प्रोग्रेसिव वेव में हर एक एलिमेंट की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हर एक मोमेंट पे क्या होती है, बराबर होती है। मतलब जब काइनेटिक का मैक्सिमा आता है तभी पोटेंशियल का भी मैक्सिमा आता है। उसके बाद हमने निकाला कि एक लैम्डा लेंथ की एनर्जी क्या होती है। एक लैम्डा लेंथ की एनर्जी निकल करके आई 1/2 म्यू लैम्डा ए ओमेगा का होल स्क्वायर। याद रखेगा ये लैम्डा लेंथ की एनर्जी निकल के आई। उसके बाद हमने बात करी पावर की। किसकी? पावर। पावर ट्रांसमिटेड इन वेव। जब हम बात कर रहे थे पावर ट्रांसमिटेड की तो वहां पे सबसे पहले जनरल एक्सप्रेशन निकाला। क्या निकाला? जनरल एक्सप्रेशन। वो जनरल एक्सप्रेशन आई होप आप सभी को याद होगा, माइनस टी इंटू स्लोप मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ये जनरल एक्सप्रेशन है, हर वेव के लिए वैलिड होगा, चाहे वो स्टैंडिंग हो चाहे वो प्रोग्रेसिव वेव हो। उसके बाद हमने एवरेज पावर निकाली। एवरेज पावर हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वेव में हमने पावर के देखे और वहां पे हमें पता चला कि एवरेज पावर का जो फॉर्मूला दैट इज 1/2 म्यू मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ वेव इनटू ए ओमेगा का होल स्क्वायर। और यहां से एक और बात समझ में आई, जब हम बात करते हैं पावर की तो पावर मीडियम पे भी डिपेंड करती है और सोर्स पर भी डिपेंड करती है, क्योंकि पहला टर्म जो म्यू लिखा है और दूसरा टर्म जो वेलोसिटी ऑफ वेव लिखा है ये है मीडियम की प्रॉपर्टी। किसकी? मीडियम की प्रॉपर्टी। और आगे जो ए ओमेगा लिखा है, ए और ओमेगा, ये किसकी प्रॉपर्टी है? सोर्स की प्रॉपर्टी। तो इन सेम मीडियम मैं यहाँ पे ये भी कह सकता हूँ कि जो पावर है, क्या पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होल स्क्वायर। तो उसके बाद पावर का कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। फिर हमने बात करी सुपरपोजिशन। किसकी बात करी? सुपरपोजिशन। और सुपरपोजिशन के बाद हमने देखा रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ फिक्स एंड फ्री एंड। ये काफी इंटरेस्टिंग था। अगर कभी भी रिफ्लेक्शन फिक्स एंड से होगा तो जाने वाली मतलब इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड पल्स आउट ऑफ फेज होगा और उनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो 180 होगा। ठीक है। उसके बाद हमने बात करी फ्री एंड। क्या? फ्री एंड। जब भी फ्री एंड से रिफ्लेक्शन होगा तो इंसिडेंट पल्स और रिफ्लेक्टेड पल्स दोनों का फेज क्या होगा? सेम होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं उसके बीच में फेज डिफरेंस क्या होगा? 0 होगा। उसके बाद किया ट्रांसमिशन ऑफ वेव ऑन अ स्ट्रिंग। जब हम बात कर रहे थे ट्रांसमिशन ऑफ अ वेव ऑन अ स्ट्रिंग तो उस केस में अगर हमने कोई एक पल्स भेजी है तो कुछ एनर्जी ट्रांसमिट होगी और कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट होगी। जब ऐसा हो रहा होता है तो ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड का जो एम्पलीट्यूड है वो चेंज हो जाता है। वहां पे वो फॉर्मूला हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट था कि ट्रांसमिटेड का जो फॉर्मूला होता है दैट इज 2v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2 मल्टीप्लाइड बाय एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव। ये है एम्पलीट्यूड ट्रांसमिटेड वेव का। अगर आपको रिफ्लेक्टेड का निकालना है तो रिफ्लेक्टेड का लिखते हैं v2
माइनस V1 अपॉन V1 प्लस V2 मल्टीप्लाइड बाय AI। AR देख के समझ आ रहा है कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। मतलब जो वेव रिफ्लेक्ट होकर के आ रही है, जो वेव रिफ्लेक्ट होकर के आ रही है, वो सेम फेस में भी हो सकती है और आउट ऑफ फेस में भी हो सकती है। वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि जहां से रिफ्लेक्ट हो रही है उसके आगे वाला मीडियम रेयर है या फिर डेंसर है, रेयर है या फिर डेंसर है। इसके बाद फिर बात आई स्टैंडिंग वेव। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक था, देख के ही समझ में आ रहा था कि वहां पे जो पार्टिकल थे वो अपनी जगह पर सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे थे, ऑक्सीलेट कर रहे थे। स्टैंडिंग वेव में हर एक पार्टिकल का फ्रीक्वेंसी सेम होता है, लेकिन स्टैंडिंग वेव में हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड सेम नहीं होता। सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड होता है एंटी नोड का और सबसे कम एम्पलीट्यूड होता है नोड का। नोड वाले पार्टिकल का एम्पलीट्यूड 0 होता है और एंटी नोड वाले का 2a होता है, जिसमें a जो है वो है एम्पलीट्यूड कंपोनेंट वेव का। किसका है बेटा? कंपोनेंट वेव का। यहाँ पे पार्टिकल्स के बीच में दो ही तरह के फेज होते हैं, या तो 0 या फिर पाई। एक लूप के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं सभी का फेज क्या होता है? सेम होता है। इसके बाद फिर हम आगे बढ़े, फिर हमने देखा स्टैंडिंग वेव की एक जनरल इक्वेशन क्या होती है। स्टैंडिंग वेव की एक जनरल इक्वेशन थी 2a sin kx प्लस phi1 sin ओमेगा t प्लस phi2। और हमने देखा कि अगर हमें एक स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन दी गई है तो उससे हमें काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, वहां से हम ओमेगा निकाल सकते हैं, एक्स निकाल सकते हैं, इवन ये भी पता कर सकते हैं कि किस पोजीशन पे नोड है और किस पोजीशन पर एंटी नोड है। जो फिक्स एंड होगा हमेशा नोड बनेगा, अगर कोई फ्री एंड है तो वहां पर एंटी नोड बनेगा। इसके बाद आया बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज डिफरेंट मोड ऑफ वाइब्रेशंस। डिफरेंट मोड ऑफ वाइब्रेशंस में सबसे पहले हमने देखा कि अगर रस्सी के दोनों एंड फिक्स, जब रस्सी के दोनों एंड फिक्स हैं तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 1/2L इंटू स्क्वायर रूट ऑफ T बाय म्यू। यहां से देख करके पता चला कि इस फंडामेंटल के सारे इंटीग्रल मल्टीपल पॉसिबल है। अगर आपकी फंडामेंटल 10 है